सुरेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2027 के चुनाव को भले ही थोड़ा वक्त हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, ये रुकने को तैयार नहीं है। ये दोनों एक से बढ़कर एक शक्ति प्रदर्शन इन दिनों उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और सबका फोकस है पिछड़ा वर्ग। और पिछले दिनों पॉलिटिकल एपिक सेंटर था नोएडा, और वहाँ हुई दो रैलियों ने उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। आज चर्चा उस दोनों रैलियों से निकले हुए संदेश और प्रभाव पर चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, मैं हमेशा कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश राजनीति विज्ञान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जिसको भी पॉलिटिक्स में थोड़ी दिलचस्पी है या पढ़ना चाहता है, उसे उत्तर प्रदेश पर नज़र रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश को पढ़ना और समझना चाहिए। 28 मार्च को और 29 मार्च को उत्तर प्रदेश में दो बड़ी घटनाएं हुई। जो भी राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं, उन्हें इन दोनों घटनाओं पर नज़र रखनी चाहिए और इनसे निकले हुए संदेश को पॉलिटिकली डिकोड करना चाहिए। 28 मार्च की तारीख उत्तर प्रदेश में इस राज्य के डेवलपमेंट के लिए और इस राज्य में विकासपरक राजनीति के लिए महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का उद्घाटन हुआ, लोकार्पण हुआ है। 2 महीने बाद रेगुलर फ्लाइट शुरू होंगी, लेकिन जेवर जैसा शानदार एयरपोर्ट ये उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि है। बहनों भाइयों, दिल्ली का एयरपोर्ट सैचुरेट हो चुका है। ऐसे में पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे सेंट्रल यूपी के लिए जेवर एयरपोर्ट एक असाधारण उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं नोएडा में मौजूद थे। एक मैसिव मेगा रैली की गई। उसमें राजनीतिक संदेश भी दिए गए, विकास के संदेश भी दिए गए, और यह बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता से वायदा करती है, उस वायदे को पूरा करती है। प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने कोई हिचकिचाहट नहीं की अपोजिशन पार्टी और खासतौर पर समाजवादी पार्टी को टारगेट करने पे। करप्शन से लेकर क्राइम तक हर विषय पर घेरने की कोशिश की। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ये जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की कम एक बड़ी राजनीतिक रैली है या उत्तर प्रदेश में चुनाव का शंखनाद। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी रैली भी बड़ी थी, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते, विद इन 24 आवर्स 29 मार्च यानी ठीक अगले दिन, हालांकि ये प्रस्तावित पहले से था, लेकिन ठीक अगले दिन 29 मार्च को दादरी में एक और बड़ा जमावड़ा हुआ। एक और बड़ी मेगा पॉलिटिकल रैली हुई समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की। और खास बात क्या थी, उनकी रैली में भी कम भीड़ नहीं थी। अगर इधर से पूरी व्यवस्था लगी थी तो उधर से पूरी पार्टी ने ताकत झोंक दी थी और दादरी के भीतर एक बड़ा जमावड़ा किया गया। हालांकि इस इलाके में समाजवादी पार्टी का न तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और ना उनका कोई एमएलए है, ना कोई उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन उसके बावजूद इस रैली ने कई संदेश छोड़े। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 28 मार्च को बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और 29 मार्च को अखिलेश यादव ने। दोनों के फोकस में पिछड़ा समाज है, लेकिन समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर अब गुर्जरों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। ये जो दादरी की रैली है, दरअसल इस रैली का मकसद गुर्जर समाज को पीडीए के साथ जोड़ना है। हालांकि राजनीतिक रूप से गुर्जर समाज बटा हुआ समाज है, एक शक्तिशाली कौम, लेकिन एक बटी हुई कम्युनिटी है। राजनीतिक तौर पर भी ये बटे हुए हैं, सामाजिक तौर पर भी बटे हुए हैं। शायद इसीलिए 60 विधानसभा क्षेत्रों में इनके पास वोट हैं, लेकिन बहनों भाइयों, इनके पास विधायक हैं इस कम्युनिटी के पास महज 5। तो कुछ तो कारण होगा कि ये कम्युनिटी बटी हुई है। इस बंटवारे का फायदा अब सब राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से लेना चाहते हैं, लेकिन इस रैली ने गुर्जरों की एकता को भी प्रदर्शित किया। ऐसा नहीं कि गुर्जर सिर्फ हिंदुओं में है, गुर्जर कम्युनिटी मुसलमानों में भी है, और इकरा हसन सांसद के रूप में उसका उदाहरण भी है।
तो 2024 में गुर्जर समाज का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को मिला, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक और डेटा यह भी तस्दीक करते हैं कि बीजेपी के पास इस समाज का लॉयन शेयर है, अधिकांश हिस्सा है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में यादवों की संख्या कम है, कुर्मी कुशवाहों की संख्या कम है, तो समाजवादी पार्टी इसकी भरपाई किससे करना चाहती है? गुर्जरों से। लेकिन क्या गुर्जर कम्युनिटी समाजवादी पार्टी पर विश्वास करेगी? वैसे ये वाहिद ऐसी कम्युनिटी है जिसने कभी एक नाके से नहीं गुजरी, मतलब जब भी गुजरे ये बटे हुए ही गुजरे। तो क्या अब ये एक होंगे? पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति बहनों भाइयों बहुत बदली है। आरएलडी भी वहां पर एक बड़ी ताकत के तौर पर मौजूद है, उसको कम करके नहीं आंका जा सकता। और आरएलडी बीजेपी के साथ गठबंधन में है और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरएलडी की भूमिका केंद्र में है। और आरएलडी के साथ जो उनका कमिटेड वोट शेयर है उसको आज तक कोई नहीं हिला पाया। 1-2 सीटें 4 सीटें आगे पीछे होना अलग विषय है, लेकिन उनके पास कमिटेड वोट शेयर है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जेवर की रैली जो प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने की, और उसका जवाब अगले दिन अखिलेश यादव ने दादरी की रैली दिया, इसका क्या राजनीतिक संदेश है? आज सारे अखबार भरे हुए हैं, सब ये कह रहे हैं कि ये चुनावी शंखनाद है दोनों का। आपको ध्यान हो तो पिछले हफ्ते ही हमने इस पर डिबेट की थी और कहा था कि ये 28 और 29 को एक बड़ा पॉलिटिकल बैटलफील्ड तैयार हो रही है जिसका संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा। तो आज हम इसके इम्पैक्ट का असेसमेंट करेंगे और उत्तर प्रदेश में पिछड़ा समाज की राजनीति ने कितना सामाजिक परिवर्तन किया है और पॉलिटिकल पार्टीज उनको कितना शेयर देने को तैयार हैं। आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। देखिए, वो 2017 में जब मुख्यमंत्री थे अपने को बचा नहीं पाए, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में तो इनका जो हश्र है 2017 से भी बुरा होने वाला। समाजवादी पार्टी की लुटिया डूबने वाली है, उनका कोई राजनीतिक भविष्य बचा नहीं। फर्जी पीडीए की बात करेंगे, फर्जी अब गैस की कमी की बात करेंगे। जो फर्जी नेता हैं उनको धरातल पे लाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। ये अहंकारी लोग पीडीए के लोगों को समय समय पर अपमानित करते हैं। अब सिर्फ न्याय के राज की थोती बात से काम नहीं चलने वाला, हमें सामाजिक न्याय का राज लाना होगा। इसके लिए साल लगे या सदी, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और इस पीडीए की ताकत को कोई रोकने वाला नहीं है। मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, आरएसएस के लोग, मोदी जी, बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। या प्राइवेटाइजेशन होता है तो आदिवासियों को भी मिलता है, दलितों को भी मिलता है, पिछड़ों को भी मिलता है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन का मतलब चुने हुए 5-7% लोगों को मिलता है।